हेलो दोस्तों, मेरा नाम आसिफ अनवर है और आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग गुप्त वंश के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गुप्त वंश का जो समय काल रहा वो 275 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक रहा। गुप्त वंश का स्थापना लगभग 275 ईस्वी में श्रीगुप्त ने किया था। किसने किया था? तो श्रीगुप्त ने किया था। आगे देखते हैं, महाराज का उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त। महाराज सामंतों की उपाधि होती थी। देखिए, जो महाराज उपाधि है वह सामंतों की एक उपाधि होती थी, जिससे यह पता चलता था कि वह किसी के अधीन शासन करता था। महाराज से क्या पता चलता था? कि वह किसी के अधीन शासन कर रहा है। आगे देखते हैं, श्रीगुप्त ने मृग सिखवन में विहार का निर्माण करवाया था। मृग सिखवन में विहार का निर्माण किसने करवाया था? तो श्रीगुप्त ने। यह बात हमको कहाँ से पता चलती है? तो यह बात चीनी यात्री इत सिंह ने अपनी पुस्तक में लिखा है। आगे देखते हैं, श्रीगुप्त के बाद उसका उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। कौन हुआ? घटोत्कच बना था। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम का जो समय काल रहा वह 319 ईस्वी से लेकर 334 ईस्वी तक रहा। घटोत्कच के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो उसका बेटा चंद्रगुप्त प्रथम बैठा। कौन बैठा? चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। गुप्त वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम हुआ, जिसने महाराज धीराज का उपाधि धारण किया। महाराज धीराज का उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सर्वप्रथम परम भागवत का उपाधि धारण किया था। परम भागवत का उपाधि किसने धारण किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। आगे देखते हैं, गुप्त वंश का सबसे प्रभावशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। गुप्त वंश का सबसे प्रभावशाली शासक कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त प्रथम। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में अपने राज अभिषेक के उपलक्ष्य में एक संवत चलाया, जिसे गुप्त संवत कहा जाता है। गुप्त संवत किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और कब चलवाया था? तो 319 ईस्वी में। आगे देखते हैं, गुप्त संवत और शक संवत में 241 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है? तो 241 वर्ष का अंतर है। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया था? तो लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से, जो संभवतः नेपाल की थी। कुमार देवी कहाँ की थी? तो शायद नेपाल की रहने वाली थी। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी से विवाह के उपलक्ष्य में सोने का सिक्का जारी किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने जब कुमार देवी से विवाह किया था तो उसके उपलक्ष्य में सोने का सिक्का जारी किया था, जिसके एक तरफ चंद्रगुप्त का चित्र था और दूसरी तरफ उसकी पत्नी कुमार देवी का चित्र अंकित था। आगे देखते हैं, गुप्त वंश के शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक हुआ जिसने सिक्के को जारी किया। गुप्त वंश में सिक्का जारी करने वाला पहला शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। आगे देखते हैं, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 ईस्वी से लेकर 380 ईस्वी तक हुआ। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र समुद्रगुप्त हुआ। कौन हुआ? उसका पुत्र समुद्रगुप्त। आगे देखते हैं, समुद्रगुप्त की जो माता थी वह लिच्छवी लिच्छवी की थी। समुद्रगुप्त की माता लिच्छवी की थी, जिस कारण उसे लिच्छवी दोहिता के नाम से जाना जाता है। लिच्छवी दोहिता का अर्थ होता है लिच्छवी का नाती। लिच्छवी का नाती के नाम से भी जाना जाता है समुद्रगुप्त को। विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना और अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को वीरता एवं विजय के मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन कहा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो विंसेंट स्मिथ ने कहा था। आगे देखते हैं, इलाहाबाद अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है। जो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख है उसमें समुद्रगुप्त के शासन के बारे में पता चलता है। इस अभिलेख से जो है जहांगीर और बीरबल का भी अभिलेख अंकित किया गया है। जो इलाहाबाद का अभिलेख है उसमें जहांगीर और बीरबल का भी अभिलेख अंकित किया गया है। आगे देखते हैं, समुद्रगुप्त का बचपन का नाम कांच था। समुद्रगुप्त का बचपन का नाम क्या था? कांच था। समुद्रगुप्त के सिक्के पर वीणा का चित्र होता था। समुद्रगुप्त के सिक्के पर है जो वीणा का चित्र होता था। आगे देखते हैं, समुद्रगुप्त ने कृष्ण चरित नामक ग्रंथ की रचना किया। समुद्रगुप्त ने कृष्ण चरित नामक एक ग्रंथ की रचना किया, जिसे उसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्र को कविराज भी कहा जाता है।
समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त जो है विष्णु का उपासक था। आगे है समुद्रगुप्त है जो अपनी विजय के बाद अश्वमेध यज्ञ किया तथा अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 380 से 412 ईस्वी तक रहा। विक्रमादित्य का अर्थ होता है पराक्रम का सूर्य, पराक्रम का सूर्य। आगे देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में जानकारी हमें दिल्ली के कुतुब मीनार के पास खड़े लौह स्तंभ पर लिखे हुए अभिलेख से पता चलता है। इसे महरौली या चंद्र स्तंभ के लेख से भी जाना जाता है। दिल्ली के कुतुब मीनार के पास जो अभिलेख रखा हुआ है उदयगिरी, देखिए उदयगिरी गुहा अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को विजय का उल्लेख मिलता है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय का विजय का जो विजय का लेख है वह उदयगिरी गुहा अभिलेख में भी पता चलता है। आगे देखते हैं उज्जैन को चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था, जबकि पहली राजधानी उसकी पाटलिपुत्र थी। आगे देखते हैं भारतीय इतिहास पर विक्रमादित्य की संख्या 14 है। भारतीय इतिहास में लगभग 14 विक्रमादित्य हैं, जिसमें सबसे लोकप्रिय विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय है, चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने। कुमारगुप्त प्रथम के समय सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। जो सबसे ज्यादा अभिलेख मिले हैं तो किस शासक के समय काल में मिला है? तो जो कुमारगुप्त है उसके शासन काल के दौरान। आगे देखते हैं कुमारगुप्त ने मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर का आकृति है जो अंकित करवाया, मतलब गरुड़ के स्थान पर मोर का आकृति अंकित करवाया। आगे देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से भी जाना जाता है। क्या, किस नाम से जाना जाता है? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।